हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा अध्याय अपठित को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी इसे शुरू करते हैं। ये है अध्याय 21, 21 अपठित। अपठित का अर्थ होता है जो पहले न पढ़ा गया हो वह अपठित कहलाता है, जिसे हमने पहले ना पढ़ा हो। आइए पढ़ते हैं। अपठित का अर्थ है जो पहले कभी न पढ़ा गया हो। पाठ्य पुस्तकों में हम अनेक गद्यांश व पद्यांश पढ़ते हैं जिसके साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए होते हैं, जिसमें उस गद्यांश पद्यांश को समझने की योग्यता विकसित होती है। इस योग्यता को और अधिक विकसित करने के लिए अपठित गद्यांश पद्यांशों का अध्ययन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले गद्यांश को 2 या 3 बार हमें बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें जो दिए गए प्रश्न होते हैं उनके हम जवाब सही और सरलता से दे पाए। गद्यांश पद्यांश की मुख्य बातों को हमें रेखांकित कर लेना चाहिए, यानी हमें उन्हें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए, ज्यादा बड़ा उत्तर हम ना लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पद्यांश में ही होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी भाषा में हमें लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसे कॉपी कर ले, एकदम लिपि बिल्कुल उस कॉपी को लिख दे, नहीं, अपनी भाषा में हमें उस उत्तर को ट्रांसलेट करके लिखना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो वह छोटा और गद्य पद्य के मूल भाव से संबंधित ही शीर्षक होना चाहिए। यहाँ पर हमें गद्यांशों के उदाहरण दिए गए हैं। आइए इसमें पहले गद्यांश के उदाहरण को पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश का उदाहरण पहला। हमारे देश की गणना संसार के सुंदर और प्राचीनतम देशों में होती है। इसका नाम भारत राज्य दुष्यंत भारत के राजा दुष्यंत और शकुंतला के वीर एवं प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। प्राचीन काल में इसे आर्यवृत के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर बहने वाली एक प्रमुख नदी सिंधु के नाम पर इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसे इंडिया नाम दिया। अंग्रेजों द्वारा जो नाम दिया गया है वह इंडिया नाम है। हमारा देश विभिन्नता में एकता का सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे सुंदर अनोखा उदाहरण है। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं जिसमें प्राकृतिक बनावट, जलवायु, खान पान, वेशभूषा, धर्म, भाषा, रीति की विभिन्नताएं मिलती हैं। भारत में रीति रिवाज, भाषा, प्राकृतिक बनावट, जलवायु, खान पान, वेशभूषा, धर्म आदि विभिन्नताएं मिलती हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। हमारा प्यारा देश। दूसरा गद्यांश है, आइए इसे देखते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी है यानी आवश्यक है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें अपने जीवन में अथक परिश्रम किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी सभी आकांक्षाएं पूरी कर पाता है। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं उनके जीवन की गति रुक जाती है, धीरी हो जाती है। परिश्रमी व्यक्ति को यदि एक बार सफलता न मिले तो वह विचार करता है कि उसके प्रयास में कहाँ कमी आ गई, यानी उसकी गलती क्या थी, उसकी कोशिश क्या न हुई जो उसे ये दिक्कत आई। उस कमी को दूर कर वह दुगने उत्साह के साथ वापस से कोशिश करता है और सफलता प्राप्त करता है। प्रकृति में जीव जंतु भी निरंतर परिश्रम में लगे रहते हैं। मधुमक्खी शहद की बूंद बनाने के लिए लाखों फूलों पर जाती है। चींटी को तो श्रम प्रति ही माना जाता है। छोटी सी चींटी दिन भर में कई मील चल लेती है और निरंतर अपने कार्य में लगी रहती है। साधारण से व्यक्तियों ने श्रम के बल पर ही बड़े बड़े काम किए हैं और इतिहास में अपना नाम किया है। एक गरीब परिवार का बालक परिश्रम से अध्ययन कर उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही देश को उन्नति की ओर ले जाते हैं।
अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम जानते हैं, पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परिश्रम का जीवन में क्या महत्व है? उत्तर है, परिश्रम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने और जीवन में उन्नति करने के लिए आवश्यक है। दूसरा है, परिश्रमी व्यक्ति असफल होने पर क्या करता है? परिश्रमी व्यक्ति असफल होने पर उसके कारण को खोजता है और फिर से प्रयास करके सफलता प्राप्त करने की सोचता है। तीसरा, भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति का क्या हाल होता है? भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती और उनकी उन्नति नहीं होती है। परिश्रम के बल पर व्यक्ति क्या-क्या कर सकता है? परिश्रम के बल पर एक गरीब परिवार का बालक उच्च शिक्षा ग्रहण करके बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। इतिहास में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। प्रकृति से परिश्रम की प्रेरणा किस प्रकार मिलती है? ड प्रकृति में सभी जीव जंतु निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। चींटी और मधुमक्खी इनका सबसे अच्छा उदाहरण। च इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक परिश्रम का महत्व होना है। अपठित पद्यांशों के उदाहरण। अब तक हम गद्यांश पढ़ रहे थे, अब हम पद्यांश पढ़ेंगे। इसमें पहला उदाहरण है, दीप सुलगकर कहता है, तुम ऐसी ज्योति जलाओ, भटक रहे जो अंधकार में, उनको राह दिखाओ। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दीप हमको क्या शिक्षा देता है? दीप हमको यह शिक्षा देता है कि हम ज्ञान रूपी दीप जलाकर अज्ञानता में गुमराह व्यक्तियों को जीवन का सही रास्ता दिखाएं। दूसरा है, क्या दीपक अपने लिए कुछ करता है? नहीं, दीपक अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, वो अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए जीता है। इस लघु पद्यांश का शीर्षक क्या है? इस लघु छोटे से पद्यांश का शीर्षक है, दीप की अभिलाषा, यानी दीपक की इच्छा। भटक रहे जो अंधकार में का भावार्थ लिखिए। भटक रहे जो अंधकार में का तात्पर्य है, जो व्यक्ति अज्ञानता रूपी अंधकार से की वजह से अपने लक्ष्य, वो अपने गोल से भटक गए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, से है। अब है दूसरा पद्यांश। पद्यांश 2। जंगल में फैली हरियाली, फूलों की रंगीन दिवाली, चहकते पंछी, बहती नदियां, प्रकृति की सुंदरता की कड़ियां, सूरज की किरणें करती खेल, मिट्टी की खुशबू जैसे मेल, प्रकृति का यह अनुपम उपहार, संभालो इसे करो सत्कार। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला, इस पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? इस पद्यांश में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। फूलों की रंगीन दिवाली का क्या अर्थ है? फूलों की रंगीन दिवाली का अर्थ है कि रंग बिरंगे फूल का जो दृश्य है वो बहुत सुंदर लग रहा है, जो दिवाली के समय की रोशनी की तरह प्रतीत हो रहा है। पद्यांश में कौन सी प्राकृतिक चीजों का उल्लेख किया है? पद्यांश में हरियाली, फूल, चहकते पंछी, बहती नदियां, सूरज की किरणें, मिट्टी और खुशबू का उल्लेख किया गया है। मिट्टी की खुशबू जैसे मेल से कवि का क्या कहना चाहता है? मिट्टी की खुशबू जैसे मेल से कवि कहना चाहता है कि बारिश के बाद मिट्टी से जो सुगंध आती है वह बहुत आनंददायक और ताजगी से भरी होती है। इस पद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? इस पद्यांश का मुख्य संदेश है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, इसीलिए हमें इसे सहेजना और इसका आदर करना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। एक बार संक्षेप में इसे दोहरा लेते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो हमने पहले ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही एक भाग है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पद्यांश या गद्यांश में ही छिपे होते हैं। उत्तर देते समय उन्हीं की सहायता लेनी चाहिए। बाहर से उत्तर देना गलत होता है। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखने चाहिए
पद्यांश गद्यांश के मूल भाव को समझने का प्रयास कोशिश करनी चाहिए। यदि शीर्षक पूछा जाए तो वह गद्यांश पद्यांश के मूल भाव से ही संबंधित होना चाहिए। तो इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को नहीं समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।